हेलो मेरे क्लास 12 के दोस्तों। आपके हिस्ट्री बुक में ना बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आज हम चैप्टर 2 को देख रहे हैं। ये बड़ा चैप्टर है इसलिए हमने इसको 5 हिस्सों में बांटा है और आज बारी है पहले पार्ट की। चलो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड हिस्ट्री के बारे जाने। मैं लोधी गार्डन घूमने गई थी, वहाँ मैंने देखा ये लिखा हुआ है सुमित लव्स सोनी। अब सुमित कौन है, सोनी कौन है, मुझे क्या पता, पर ये तो मैं जान गई हूँ कि सुमित लव्स सोनी। और मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि इनको पत्थर पे लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं सोचती रही और अचानक मुझे लगा पर ये लिखा पत्थर पर, ये तो हम कई जगह देखते हैं, जैसे बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होता है, किसी मूर्ति का इनॉग्रेशन होता है, किसी टेम्पल का शिलान्यास होता है, सब जगह हम इसे देखते हैं। मेटल्स पर भी देखते हैं। ये देखो मेटल्स पर क्या लिखा हुआ है, कुछ घोषणा की गई है ना कि ये 5 रुपये का कॉइन है, ये 20 रुपीज़ का कॉइन है। तो ऐसे घोषणाओं से आम जनता बहुत दिन तक ये इन्फॉर्मेशन इनको मिलती रहती है। तो जैसे सुमित लव सोनी, सिर्फ मैं ही नहीं, आज से 10, 12, 50 साल बाद भी लोग आके देखेंगे, ओ सुमित लव सोनी, अच्छा कोई सुमित भी था, कोई सोनी भी थी। तो प्राचीन काल के लोग भी बिल्कुल हमारी तरह अपनी ज़िंदगी के बारे घोषणा करते रहते थे और इनको पढ़कर हम उस समय के बारे जान सकते हैं। तो ये जो शिलालेख है इनको पढ़ने का कहते हैं एपिग्राफी, अभिलेख शास्त्र, और जो कॉइन्स को पढ़ने को मुद्रा शास्त्र, उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। तो इतिहास में इन दोनों का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि ये हमें प्राचीन काल के बारे बताते हैं। ये देखो, इसमें देखो कुछ युद्ध हो रहा है ना, हाथी घोड़ा देख रहे हो ना, और ऊपर लिखा है किसने युद्ध किया, क्यों युद्ध किया, वगैरह वगैरह। तो अधिकतर शिलालिपि ना घोषणा ही होती हैं और ये राजा या कोई बड़ा ऑफिसर इसको करते हैं। घोषणाएं अनेक प्रकार के होते हैं, देखो इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो शिलालिपि उस समय में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देकर दे तो हम उस समय का एक पूरा मैप भी बना लेंगे, एक मानचित्र भी बना लेंगे। तो मैं आज आपको 2 जगह की कहानी बताने वाली हूँ, एक इजिप्ट की, एंशिएंट इजिप्ट, और एक एंशिएंट इंडिया। इसको देखो, ये पिक्चर्स लग रहे हैं ना, पर एक्चुअली ये स्क्रिप्ट है। ये है एंशिएंट इजिप्ट का स्क्रिप्ट, जिसे हियरोग्राफिक्स कहा जाता था, अभिलेख कहा, चित्र अभिलेख कहा जाता था। ये मिले पिरामिड्स में, टेम्पल्स में, पैलेसेस में। उनके अंदर गए तो देखा ऐसा स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, क्लोजअप में देखो। पर ये टेम्पल्स वगैरह ऐसे ही नहीं मिल गए, हजारों 5000 साल निकल गए तो ये कहाँ मिट्टी में धंसे हुए थे, ऊपर पूरा मिट्टी का टिला बना हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट ने धीरे 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 ब्रश से मिट्टी हटाकर ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स निकाले और फिर अंदर गए तो वाह, ये क्या, बड़ा मज़ा आया देखकर। पर फिर वो दुविधा में पड़ गए कि इस चित्रलिपि में लिखा क्या है, और वो समझ ही नहीं पा रहे थे। इस वक्त हमारी कहानी में आएंगे एक हीरो जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस के सम्राट थे। और ये थे बड़े एम्बिशियस, मैं राज्य को खूब बढ़ाऊं। बढ़ते बढ़ते इजिप्ट आ गए। इजिप्ट में आके बोले अरे, और फिर उन्होंने अपने साथ जो विद्वान आए थे उनको कहा तुम लोग भी ढूंढो। तो फिर रशीद नाम के इजिप्ट में एक शहर है, वहाँ जब एक्सकेवेशंस हो रही थी, एक पत्थर का टुकड़ा मिला। इसको देखते ही ना सारी दुनिया में खलबली मच गई। अरे अरे अरे, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ 3 भाषाओं में लिखी हुई थी, 3 अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी हुई थी। सबसे ऊपर देखो जो इजिप्ट का वो हियरोग्राफिक चित्र अभिलेख है, वो देखो उसमें लिखा हुआ है, और ये बड़ा फॉर्मल टाइप का था, राजा और बड़े ऑफिसर्स यूज़ करते थे। बीच में क्या लिखा हुआ है, जो कॉमन मैन यूज़ करते थे, जिसको कहा गया डेमोटिक स्क्रिप्ट। और एकदम नीचे देखो, ये है प्राचीन ग्रीस का स्क्रिप्ट। अब विद्वानों को प्राचीन ग्रीक का स्क्रिप्ट तो सब समझ थी, वो इसको जानते थे। फिर क्या था, वर्ड टू वर्ड वो मैच करने लगे, करते पूरा अल्फ़ाबेट उन्होंने बना दिया। ये देखो A, B, C, और फिर युक्त अक्षर जैसे ख, श, और फिर मैन, वुमन, ये सब भी उन्होंने निकाल लिया। तो बताओ तो इस पर क्या लिखा हुआ था, खुद ही पढ़ लो, एक घोषणा है ना। तो अनेक प्राचीन भाषाओं में ऐसे उनके अपने अपने जो वर्णलिपि थी, रिटन स्क्रिप्ट थी, तो अल्फ़ाबेट, और उसमें बताते थे कि उनकी ज़िंदगी कैसे है, कौन राजा आए, कौन राजा गए, कौन से युद्ध किया, किस राजा ने क्या बनाया, किस राजा ने कैसे सुशासन किया। इनफैक्ट उस वक्त का एक अच्छा खासा पिक्चर हमारे सामने आ जाता है ना, मज़ेदार बात। तो शिलालिपि का महत्व तो आप समझ ही गए हो, ऐतिहासिक, इनसे 5000 6000 साल पहले के लोग कैसे रहते थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम चलते हैं एंशिएंट इंडिया में। आज से कोई 2200 साल पहले एक राजा थे, महान राजा थे, सम्राट अशोक। ये मौर्य सम्राट थे और इनकी देखो कितना बड़ा राज्य था। नॉर्थ में अफगानिस्तान से ईस्ट में लेकर बांग्लादेश तक, और ऊपर नेपाल के बॉर्डर से लेकर नीचे प्राय पूरा साउथ इंडिया।
अशोक की ना प्रकृति बड़ी ही क्रूर थी, बहुत क्रूएल थी, इसलिए लोग इसे चंड अशोक कहते थे उन्हें। सिंहासन पाने के लिए उन्होंने अपने सारे भाइयों का कत्ल कर दिया, सिर्फ एक को छोड़ा था, बाकी सबको खत्म। फिर उनका मन गया कलिंग राज्य जीतना है, और कितने लोगों को मारा उसको जीतने के लिए। इतना मारकाट खून खराबा के बाद फाइनली वह भगवान बुद्ध के बताए सिद्धांतों से बड़े प्रभावित हो गए, और फिर उन्होंने धर्म का, बौद्ध धर्म का अच्छा खासा स्टडी किया। स्टडी करके उनको लगा सिर्फ मैं ही नहीं, सारे दुनिया को इसके बारे बताना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने दूत भेजे सारी जगह पे, देखो कहाँ कहाँ भेजा, और जहाँ भी जाते थे वहाँ पिलर लगते थे, वहाँ स्तूप बनते थे। स्तूप में कुछ ऐसे फिगर्स मिलेंगे, आकृतियाँ मिलेंगी, और मिलेंगी शिलालिपि, देख रहे हो, एडिक्ट्स। और ये उस वक्त की मौखिक भाषा थी पाली या प्राकृत, पर राइटिंग थी ब्राह्मी में। देखो ये ब्राह्मी में लिखा हुआ है, पिलर्स पे, स्टोन्स पे सब लिखा हुआ है। मौर्य सम्राट के साम्राज्य के बाद आया कुषाण राज्य। ये भी बड़ा अच्छा खासा बड़ा राज्य था, और उन्होंने भी अपनी कीर्ति के बारे लिखा, पर लिखा खरोस्ती भाषा में। समय के साथ साथ ये सब मिट गए, नए राजा आए, नए राज्य बने, सब लोग सम्राट अशोक को भूल गए। अब हम एक बड़ा सा जंप लगा के आएंगे 1830 में, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में थी। उसके एक ऑफिसर थे जेम्स प्रिंसेप, और वो जेम्स प्रिंसेप वहाँ जो टकसाल था, कैलकाटा मिंट, उसके ऑफिसर थे। पर वो बड़े क्यूरियस थे कि इस पर लिखा क्या है इन सब। तो उन्होंने एक ग्रुप तैयार किया इंडियन स्कॉलर्स और वेस्टर्न स्कॉलर्स का, और उनको कहा कि देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ ब्राह्मी स्क्रिप्ट को कंपेयर करो। करते करते पूरी बात समझ में आ गई। ये देखो अ, आ, क, ख, समझ गए ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो देखो यहाँ ये जो लेफ्ट में है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और ये जो राइट में है ये देवनागरी में लिखा हुआ है, और नीचे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लो। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि राजा प्रियदर्शी के ज़माने में बलि या भोजन के लिए सैकड़ों जीवों को मारा जाता था, पर राजा ने हुक्म दिया कि हर उत्सव में 2 मोर और 1 हिरन के सिवाय और किसी को ना मारो, और कोशिश करो कि ये भी नहीं हो, क्योंकि यही बौद्ध धर्म का निर्देश है। तो ये जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है इसमें इतना सारा कुछ लिखा हुआ है। आपने नोट किया कि ये प्रियदर्शी लिखा हुआ है, कहीं अशोक नहीं लिखा हुआ, पर साइंटिस्ट ने मिलाया टाइम फ्रेम के साथ, और उनको लगा कि इस टाइम अशोक का ही टाइम था। तो ब्राह्मी भाषा तो आप समझ गए। अब इसमें आप ये लिख सकते हो, सत्यमेव जयते लिख सकते हो, ऐसा होगा। देखो इंटरेस्टिंग ना। तो चलो मुद्राओं पे जाते हैं। ये हमें क्या बताते हैं, इनसे भी ना उस समय की भाषा समझी जाती है। कैसे? क्योंकि मुद्राओं पे राजा और राज्यों के नाम लिखा होता है। उस समय की जो भाषा है, ये देखो, ये कुषाण टाइम के कुछ कॉइन्स हैं जिसपे खरोस्ती लैंग्वेज और एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो कुषाण समय की मुद्राओं जो थी, विद्वानों ने को प्राचीन ग्रीक तो उनको आता ही था, उन्होंने मिला कर खरोस्ती भाषा समझ लिया, और एक बार समझ लिया तो फिर क्या था, फिर तो वो बड़े बड़े किताबें भी पढ़ने लगे उसमें। तो मुद्राएं हमें कुछ और चीज़ें भी बताती हैं। अगर बहुत शुद्ध सोने के सिक्के मिलते हैं तो हम समझेंगे उस वक्त वहाँ अच्छा खासा सोना मिलता था, इसीलिए इतने सोने के सिक्के बने हैं। अगर दूसरे देश की मुद्रा मिले तो क्या समझेंगे, उस देश के साथ व्यापार या यातायात था उन लोगों का। इस तरह शिलालेख और मुद्राएं अलग अलग समय के इतिहास की जानकारी एनरिचिंग कर देते हैं। पर ये शिलालेख में कुछ सीमाएं भी है, लिमिटेशंस भी है। देखो इसको, कई बार ना हजारों साल बीत जाते हैं, इरोशन के साथ साथ कटाव के कारण ये लेख अस्पष्ट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर लेख में किसी अतिशयोक्ति किया गया है तो हम कैसे जानेंगे ये अतिशयोक्ति है या करेक्ट है। गलत, कभी कभी गलत भी समझ सकते हैं। अधिकतर लेख ने बड़ी बड़ी घटनाओं, कोई बड़ा युद्ध हुआ, राजा ने धर्म बदला, इन सब चीज़ों के बारे, साधारण लोगों के बारे में कम ही जानकारी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि कई बार एक शब्द के ना कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पे किस अर्थ में लगाया गया है ये समझना मुश्किल होता है। इसलिए पुरानी लिपि से अर्थ निकलते वक्त हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा केयर लेते हैं। तो आप समझ गए इसके बारे में, एपिग्राफी के बारे में और न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।